हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन। क्या इसके बेसिक्स वगैरह होते हैं। की कंसेप्ट्स हैं इसमें। डेटा क्या होता है, किस किस टाइप का होता है। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पढ़ेंगे हम। अनग्रुप्ड डेटा, रेंज ऑफ डेटा, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रीज्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद ग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल, क्लास साइज। क्लास इंटरवल किस टाइप की होती हैं, लाइक कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स। और डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स में। और लास्ट में हम देखेंगे क्लास मार्क्स। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस video. So moving on to our first topic, data. Now, a collection of facts, figures or information that can be in any form such as numbers, words, measurements or observations. ओके, सो बेसिकली डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा बोल सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे फैक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है, फिगर्स का कलेक्शन हो सकता है, फिगर्स मतलब नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, और किसी और टाइप की इंफॉर्मेशंस हो सकती है, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में हो, वर्ड्स की फॉर्म में हो, मेजरमेंट्स हो चीज़ों की, या किसी और टाइप की ऑब्जर्वेशंस हो। ओके, तो ये सभी चीज़ें डेटा कहलाती हैं। नाउ, तो बेस्ड ऑन दीज मटेरियल्स डेटा को हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं तीन ब्रॉड कैटेगरीज में। सबसे पहले इसमें आ जाता है न्यूमेरिकल डेटा, जो कि हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल डेटा मतलब मैथमेटिकल डेटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ऑलवेज कलेक्टेड एज नंबर्स, और ये हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होगा। लाइक स्टूडेंट स्कोर्स, जो हमारे टेस्ट में एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं। ओके, वर्कर वेजेस, वेजेस का मतलब होता है जो डेली सैलरी मिलती है वर्कर्स को, वो ओके, तो वो भी नंबर्स की फॉर्म में होती है। प्लेयर हाइट्स। ओके, इसके अलावा और भी कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन ईच हाउस ऑफ ए विलेज, उस टाइप के। तो बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल डेटा मिल जाते हैं। सेकेंड इज नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो क्लियरली इसमें नंबर्स नहीं होंगे, दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नंबर्स नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकते। इसमें किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो सकती है, किसी का नेचर कैसा है, डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके नेचर के बारे में बात की जा सकती है, एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा सकती है, दैट इज़ ऑल्सो ए डेटा। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल, ठीक है, और अदर ऑब्जर्वेशंस नॉट इंक्लूडिंग नंबर्स। तो क्लियरली यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए उसको हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। नाउ, इसके अलावा क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा, जो क्या बताएगा, क्वालिटी, दैट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, दैट कैन बी ऑब्जर्व बट कैंट बी कैलकुलेटेड। ओके, तो ऐसे फीचर्स जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं लेकिन उनको कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। लाइक मतलब कितना है कितना नहीं है वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि डेटा ऑन इंटेलिजेंस, कोई कितना होशियार है कितना कम होशियार है, ओके, इसको हम बता ही नहीं सकते कि उसकी होशियारी कैसी। कम से कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन में हम बता तो सकते हैं उसका नेचर कैसा, फिजिकली देखने में कैसा है, ओके, लेकिन यहाँ पे हम इंटेलिजेंस बता ही नहीं सकते कि कैसी है, ठीक है ना। ऑनेस्टी, इसको हम मीज़र नहीं कर सकते। विजडम, क्लीनलीनेस, क्रिएटिविटी, तो ये सब क्या है, क्वालिटीज़ हैं, ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ओके, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डेटा को कैसी कैसी कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमें देखनी है वो होती है रॉ डेटा। रॉ मीन्स कच्चा होता है। कच्चा डेटा मतलब जब हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं खुद से, तो जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, ओके, उसको हम रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा मिले। अभी उस डेटा के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है, उसको किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं किया गया, फॉर्मेटेड नहीं है, एनालाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ओके, तो ऐसे डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स की हाइट चाहिए, तो हम क्लास में जा करके एक एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द हाइट,
ओके, हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट, हम उनके नेम नोट करेंगे और फिर उसकी हाइट नोट करेंगे। ओके, तो हम अभी नोट करके ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा। ठीक है, लेकिन यही काम हम अगर हमें क्लास रजिस्टर में पहले से मेंटेन करके दिया जा रहा है, क्लास रजिस्टर में बच्चों के एड्रेसेस पहले से लिखे होते हैं, अगर हमें एड्रेस चाहिए, हम खुद अगर जा करके एक एक बच्चे के एड्रेस नोट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा में आएगा। ओके, लेकिन अगर हम क्लास रजिस्टर में से एड्रेस उठा रहे हैं तो जो रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ओके, जो कि ये होते हैं सेकेंड डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई समवन एल्स, जो कि ऑलरेडी किसी और के थ्रू कलेक्ट हो चुकी है फॉर ए डिफरेंट पर्पस। ओके, उसने किसी और पर्पस से की होगी, हम किसी और पर्पस की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले से कलेक्टेड और अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, और जो पहली बार डेटा जब कलेक्ट हो रहा है तो उसको रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा बोला जाएगा। ओके, जैसे हमने टीवी पे एग्जिट पोल्स वगैरह देखे होंगे, जब इलेक्शंस आते हैं तो न्यूज़ चैनल्स वाले एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितने वोट्स मिल रहे हैं। ओके, तो वो हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी डेटा देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टर्स वगैरह होंगे, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो जा करके डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, लोगों से पूछते हैं उन्होंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, तो वो उनके पास प्राइमरी डेटा होता है। फिर उस डेटा को वो अरेंज करते हैं एक ब्यूटीफुल फॉर्म में, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, क्रिकेट के स्कोर्स वगैरह जो हम देखते हैं वो भी सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है ना, तो जो डेटा अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑलरेडी फॉर्मेट किया जा चुका है, प्रोसेस किया जा चुका है, वैसे डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना है। नाउ हम मोस्टली मैथमेटिकल डेटा पढ़ेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि 20 में से दिए गए, 20 मार्क्स में से ये मैक्सिमम मार्क्स हैं 20, इसमें से 10 स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए, लाइक 16, 17, 9, 14, 11, 14, 19, 20, 18, 17। ओके, तो इन मार्क्स में मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है वो है 20, और जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो है 9। ठीक है, तो अगर हमें रेंज चाहिए तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो इस डेटा की रेंज क्या है, 11 नंबर्स के बीच में ये डेटा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चीज़ है, रेंज ऑफ द डेटा मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू में माइनस करनी होती है बस। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारा अनग्रुप्ड डेटा। तो जब डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं जो अपनी प्राइमरी फॉर्म में है, वही डेटा अनग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में है, जिसको किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है किसी भी तरीके ग्रुप्स में या कैटेगरीज में, जैसा मिला वैसा ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट सेम वही एग्जाम्पल है ये। तो ये कैसा डेटा है, ये अनग्रुप्ड डेटा है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। ये हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम डेटा की ग्रुपिंग कब करते हैं और कब तक हम अनग्रुप डेटा को ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना, लाइक हम आगे इसमें मीन वगैरह निकालेंगे तो उसको निकालना बहुत इजी पड़ जाता है। हमने छोटी क्लास में मीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन 10 ऑब्जर्वेशंस को सम करना और 10 से डिवाइड करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम इस डेटा को ऐसा ही रखेंगे और ऐसा ही यूज़ भी कर लेंगे। तो ये अनग्रुप डेटा है और ऐसे ही ये यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे हमें ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये 10 की बजाय थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ओके, लाइक 30 स्टूडेंट्स ले लिए हमने। कितने स्टूडेंट्स ले लिए, 30, और मार्क्स अभी भी 20 में से ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी हमें यहाँ पे। ठीक है, तो दीज आर 30 ऑब्जर्वेशंस। नाउ ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, तो ये पहले से ही कैसा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है ना, तो
जब 20 मार्क्स में से 30 स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मार्क्स रिपीट भी करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम 30 मार्क्स को, जैसे हमने पीछे मीन निकाला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी को हम ऐड करें या 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब 30 स्टूडेंट्स हैं तो इन सभी को एक एक करके ऐड करना, पहले तो इनको अगर हम मीन निकालते हैं तो पहले तो इनको लिखना ही पड़ेगा हमें, 30 टाइम्स इसको हमें लिखना पड़ेगा, 30 ऑब्जर्वेशंस को हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो कोई मतलब नहीं रहता। अब ये 30 स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम 50 मार्क्स इस तरीके से थोड़ी लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई मेथड चाहिए था कि इस डेटा को हम बिना पूरा डेटा यूज़ किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म मिला हमें फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 8 यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2। 9 एक बार आ रहा है तो 9 की फ्रीक्वेंसी है 1। 10 3 टाइम्स आ रहा है, 10 की फ्रीक्वेंसी है 3। 11 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 11 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4। 14 की फ्रीक्वेंसी 2। 16 1 2 3 4 5। 16 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ओके, ऐसे ही 17 की 4, 18 की 1 2 3 4, 19 की 3, 20 की 2। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अभी भी हम अनग्रुप्ड डेटा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इस तरीके से डेटा को लिखना और इसको एनालाइज करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से लिख लेते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई मार्क्स की, ओके, लाइक 8 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। 9 1 टाइम। 10 3 टाइम्स। 11 1 2 3 4 टाइम्स। 14 2 टाइम्स। 16 5 टाइम्स। 17 4 टाइम्स। 18 again 4 times। 19 1 2 3 times and 22 टाइम्स। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेटा ज़्यादा इजीली एनालाइज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मार्क्स थे उनको बार बार लिखने की बजाय, जो मार्क्स रिपीट कर रहे थे उनको बार बार लिखने की बजाय हमने उन मार्क्स को एक बार लिखा और ये बता दिया कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो 16 को हमें 5 टाइम्स लिखना पड़ रहा था, अब हमें उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बस बता देना है कि ये 5 टाइम्स आया है। तो ये क्या है, ये रिपीटेशंस हैं इन ऑब्जर्वेशंस की। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हो जाते हैं मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। और इस तरीके की जो टेबल होती है जिसमें हम मार्क्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं, ऐसी टेबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्क्रीट क्योंकि सारे मार्क्स अलग अलग हैं इसलिए, अभी हमने कोई ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो मार्क्स हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो जो पहले मार्क है हमारा 8, इसको हम लेंगे x1 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम लिखेंगे f1। जो दूसरा मार्क है हमारा 9, ये हो जाएगा x2 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f2। ऐसे ही ये क्या हो गया x3, ये क्या हो गया f3, ठीक है। तो सिंपली जब हम इन सभी की बात कर रहे हैं, लाइक ये x3 x4 x5 x6 7 8 9 10 मार्क्स हैं हमारे पास, लास्ट वाला हो जाएगा x10। ओके, तो ये जो सफिक्स हैं 1 2 3 4, इसकी जगह पे हम लगाते हैं i। ओके, i का मतलब i की जगह 1 कर देंगे तो वो x1 की वैल्यू देगा, i की जगह 2 कर देंगे तो x2 बनेगा 9, i की जगह 10 कर देंगे तो x10 बनेगा 20। सेम ऐसे ही f1 f2 f3 ये 10 तक जाएगा तो इसको हम लिखेंगे fi। ओके, तो हमें हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि है क्या और क्यों है, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गए और फ्रीक्वेंसी हो गई ना। अब अगर हम सपोज इनका हम मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है,
तो बेसिकली मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब अगर हम इसका मीन निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 + 8, 2 बार 8 लिखना पड़ेगा, फिर 9, फिर 10 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना है, 10 + 10 + 10, 11, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 11 + 11 + 11 + 11 प्लस ऐसे कहाँ तक लिखेंगे हम, ठीक है ना। 30 ऑब्जर्वेशंस को कौन लिखे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखने की बजाय 8 को 2 बार ऐड करना है ना, तो हमने लिख लिया 8 × 2, ठीक है, 9 × 1 ही रहेगा। 10 को 3 टाइम्स लिखने की बजाय हमने क्या लिखा, 10 × 3। ऐसे ही 11 को 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय हमने किया 11 × 4, ठीक है। ऐसे ही 14 × 2 + 16 × 5। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, कितने टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रहा है उसका मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो हमें इससे सम मिलेगा सारे ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। और हमें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी हमें पहले करनी, पहले हमें 30 ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमें सिर्फ 10 टर्म्स यहाँ पे लिखने हैं, ओके। और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि कितनी है, 30। तो डिवाइड हम से सीधा कर देंगे इसको 30 से, ठीक है। नाउ लेकिन ये काम भी हम यहाँ नहीं करते हैं, ये काम भी हम टेबल में ही कर लेते हैं, जहाँ पे ये हो रहा है एक्स आई और एफ आई की जो टेबल बनी हुई है वहीं पे, लेकिन उसको वहाँ पे कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 8 क्या है, ये है x1, और 2 क्या है, f1, ठीक है। ऐसे ही 9 क्या है, x2, और 1 क्या है, f2। हर एक नंबर में उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से कोई सीरीज हमें ऐड करनी होती है, तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये इसको बोलते हैं सिग्मा, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। ये सिग्मा होता है और ये सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिंपल डेटा होता, मतलब 8-10 बच्चों के मार्क्स होते, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर हम यहाँ पे मीन निकालें तो एक्स बार इक्वल, हम इसको लिख लेंगे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है ना। तो एक्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। तो x1 x2 x3 इस तरीके से x10 तक हमें जाना। तो सिग्मा का मतलब होता है x की डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना है, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ये नेचुरल नंबर में ही रहेगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, लास्ट वैल्यू तक। तो इसको सिग्मा के नीचे लिखा जाता है i = 1, और ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है 10। तो जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, मतलब जब सिग्मा हटेगा, तो नीचे n जो लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N या स्मॉल n हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे, सिग्मा हटेगा, तो यहाँ पे आएगा x1, सबसे पहले i की जगह i की मिनिमम वैल्यू 1 पुट की जाएगी, फिर सिग्मा की वजह से यहाँ लगेगा प्लस, हर एक टर्म के बाद प्लस लगेगा, फिर i की दूसरी वैल्यू मिलेगी हमें x2 प्लस, फिर i की तीसरी वैल्यू मिलेगी x3। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी x10, सिग्मा के ऊपर लिखी होती है फाइनल वैल्यू x10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10। तो सबको ऐड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा मीन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सिग्मा को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा x को ऐड नहीं कर रहे हैं, x और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है fi × xi, ओके। हर एक फ्रीक्वेंसी का उसकी ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे हम कैपिटल N लिख सकते हैं, या फिर सारी फ्रीक्वेंसी का सम, जैसे ये सारी x की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हम सिग्मा एक्स आई लिख सकते हैं। वैसे ही सारी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करेंगे तो उसको भी हम सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू हर बार सिग्मा के ऊपर नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो
यहाँ पे सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल में एक कॉलम बना लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का, और उसमें इन दोनों की वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लाइक 16, 9 1 जा 9, 10 3 या 30, 44, इस तरीके से, और लास्ट में इसका सम कर देंगे, तो यहीं पे हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से। ठीक है ना, तो काफ़ी सिंपल हो जाता है अगर हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये यूज़ कब करना है, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा हो और ऑब्जर्वेशंस रिपीट कर रही हों। ठीक है ना, अब इसमें ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो 30 ही हैं, लेकिन जो मार्क्स दिए गए हैं वो 20 की बजाय 50 में से दे दिए जाएँ, या फिर 100 में से दे दिए जाएँ। तो हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ही ना करे, या एक या दो ऑब्जर्वेशन रिपीट करें, फ्रीक्वेंसी उसमें मिल ही नहीं रही है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। ओके, तो उस केस में डिस्क्रीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रोल ही नहीं रह जाता, मतलब इससे कोई हमें फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि ये है, हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 नाउ। ओके, लेकिन अब जरा हम अगर मार्क्स देखते हैं तो हमें मिलते हैं 4, 9, 11, 13, 15। यहाँ पे मार्क्स रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 15 रिपीट कर रहा है 2 बार। इसके अलावा ये 26 रिपीट कर रहा है 2 बार, एंड बस। तो अगर हम इसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते भी हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी, 11 की फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी, ठीक है, 13 की फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी, 15 की फ्रीक्वेंसी 2। तो यहाँ पे डेटा क्या है कि ये जो टेबल है ये छोटी होने की बजाय, डेटा को सिंप्लीफाई करने की बजाय बस हमारा काम बढ़ा और देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब है ही नहीं तो जितने ऑब्जर्वेशन हैं वो तो मैं लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रोल खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ और चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स 30 हैं, स्टूडेंट्स क्लास में 50 भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स क्लास में 100 भी हो सकते हैं, तो ये डेटा और लंबा चला जाएगा, हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, 100 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। ठीक है ना, और वो रिपीट नहीं कर रही हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी टेबल का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप्स का। ओके, यहाँ पे हम बनाते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स। अब डेटा चाहे रिपीट कर रहा हो, ऑब्जर्वेशंस रिपीट कर रही हो या ना रिपीट कर रही हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, 50 में से हमें मार्क्स मिल रहे हैं, 4 से लेकर 49 तक हमें मार्क्स दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे सबसे पहला हम एक ग्रुप बना सकते हैं 0 to 10। ये क्या है, मार्क्स हैं ये हमारे। ठीक है ना, तो हमने मार्क्स का एक ग्रुप बना लिया 0 to 10 का। अब 0 से लेकर 10 तक जो भी मार्क्स आए हैं उनका एक ग्रुप बन गया, तो वो सब एक कैटेगरी में लाई कर जाएंगे 0 to 10 में। तो 0 to 10 में कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें, 4, 9, 2 ऑब्जर्वेशंस मिल रही। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो कि 1 से ज़्यादा होगी, तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 0 से 10 में 2। ओके, दूसरा ग्रुप हमें मिल जाएगा 10 to 20। 50 तक जाना है तो इस तरीके से हम 5 ग्रुप्स बना सकते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो हमारा जो पूरा डेटा है 30 स्टूडेंट्स का, ये इन 5 ग्रुप्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, और डेटा हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब 10 to 20 कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ 20 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि 10 to 20 में भी 20 आ रहा है, 20 to 30 में भी 20 आ रहा है, तो जो भी ये मैक्स बड़ी वैल्यू होती है उसको कभी भी यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, उसको दूसरी जो हमारी दूसरा ग्रुप बनेगा उसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, छोटी वैल्यू को काउंट किया जाता है, बड़ी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता, तो 20 को हम कभी भी इसमें काउंट नहीं करेंगे। अगर हमारा लास्ट इंटरवल है तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाले किसी भी इंटरवल में बड़ी वैल्यू को काउंट नहीं किया जाएगा। 20 काउंट होगा ये थर्ड ग्रुप में। ठीक है ना, तो हमें नंबर मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें 7। नाउ 20 to 30, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7, 30 काउंट नहीं होगा इसमें, 7। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसमें 40 काउंट नहीं होगा, 30 to 40 में 6
और 40 to 50 में 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे 50 होता तो वो भी इसी में ही काउंट हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि वो लास्ट है इसलिए ना। 8 हो गया, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल सम करके देखेंगे हम, तो हमारा 30 आना चाहिए, सिग्मा एफ आई 30 आना चाहिए। तो 7 + 2 9, 9 + 11 16 और ये 14 कितना हो गया 30, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा था उसमें 30 ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा थी और कोई भी वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, तो इसलिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है ग्रुप्स बनाने की, ठीक है ना। तो कोई भी काम जो कैटेगरीज हम बना रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रुप्स नहीं बनाएंगे तो फिर ये डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और इसको स्टडी करना, एनालाइज करना, इससे कोई भी रिजल्ट निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ 30 नहीं हो सकते, ये इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 100 ऑब्जर्वेशंस का भी डेटा हो सकता है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप्स बनाए, ये हो जाता है ग्रुप्ड डेटा। और ये जो टेबल हमने बनाई है इसको हम बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ओके ना। अब ये जो ग्रुप्स हमारे बने हैं, इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली हैं तो ये मार्क्स ही, लेकिन हम इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ओके। तो हम ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। क्लास इंटरवल एंड क्लास साइज, हाइट और विड्थ, ये एक ही चीज़ है। क्लास साइज, क्लास हाइट, क्लास विड्थ, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले हमें देखना है क्लास इंटरवल। तो हम अपने इंटरवल्स ले लेते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओके। ये जो ग्रुप्स बनते हैं इसी को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं CI, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, यहाँ पे 5 क्लास इंटरवल्स हैं। इसमें होता क्या है, जो छोटी वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ओके। और जो बड़ी वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नाउ इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। और क्लास साइज को स्मॉल h से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो अपर लिमिट है इसमें से हम माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट को, ओके। तो जैसे हम अगर, क्योंकि ये सभी में क्लास साइज बराबर ही है, तो यहाँ पे अगर हम क्लास साइज निकालना चाहें तो किसी भी क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस कर सकते हैं, लाइक 10 - 0। तो ये जो क्लास इंटरवल चल रही है इसकी क्लास साइज हो गई 10। इसको क्लास साइज, क्लास हाइट या क्लास विड्थ कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं क्लास इंटरवल से रिलेटेड। नाउ अब जो क्लास इंटरवल होता है ये दो टाइप का हो सकता है, एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और दूसरा डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो हमारे पास सेम वही डेटा है, अभी तक जो हमने स्टडी किया था ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से इसकी टेबल हम बना सकते हैं, लाइक 0 to 10, जैसे कि हमारे पास जो अभी डेटा आया था 0 to 10 में हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 0 to 10 में हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है 2 की। फिर 10 to 20 इसमें फ्रीक्वेंसी मिली थी 1 2 3 4 5 6 7। फिर 20 to 30 इसमें हमें फ्रीक्वेंसी इसमें भी 7 मिली है। 30 to 40 इसमें फ्रीक्वेंसी है 6 एंड 40 to 50 इसमें फ्रीक्वेंसी है 8। तो यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व करना है वो ये कि जो अपर लिमिट है किसी भी क्लास की वो अगली क्लास में लोअर लिमिट बन जाती है, ठीक है। मतलब एक क्लास जहाँ पे ख़त्म हो रही है अगली क्लास वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी जो क्लास इंटरवल होती है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे
कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। नाउ एक और क्लास इंटरवल बनाई जा सकती है, जैसे कि पहली क्लास इंटरवल बनेगी 1 to 10। ओके, अब 0 to 10 की बजाय 1 to 10 बनेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो क्लास साइज़ है वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे क्लास साइज़ हमारे पास 10 का है और यहाँ पे क्लास साइज़ है हमारे पास 9 का। 10 - 1 9 का। 1 to 10 में फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी? 4 and 9, ठीक है ना, 2 ही मिलेगी। अगली जो क्लास इंटरवल बनेगी वो अब 10 to 20 नहीं बनेगी, वो बनेगी 11 to 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल ख़त्म हो रही है, मतलब जो अपर लिमिट है, अगले क्लास की लोअर लिमिट वहीं से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये 10 पे ख़त्म हो रही है, अगली क्लास स्टार्ट हो रही है 11 से, तो इसके बीच में एक नंबर का गैप आ गया। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हो जाएगी डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है 11 to 20। इसमें क्या होगा कि अब क्योंकि 10 अगली वाली क्लास में तो है नहीं, तो 10 को हमें यहीं पे काउंट करना पड़ेगा। मतलब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड रहती हैं। जो कंटिन्यूस है उसमें अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं रहती, ठीक है ना। तो जितनी भी अपर लिमिट्स हैं 10, 20, 30, 40 ये इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी। इसमें लोअर लिमिट तो रहेगी, सभी में होती है, और अपर लिमिट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ओके, तो अब जब 11 to 20 हम काउंट करेंगे तो उसमें 20 भी काउंट किया जाएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 8 की। नाउ नेक्स्ट इज 21 to 30। इसमें मिलेगा हमें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 30 काउंट होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी 7। फिर 31 to 40, 1 2 3 4 5 6, और 40 से 50, 1 2 3 4 5 6 7। छोटी क्लासेस में हमें टैली मार्क्स बनाए जाते थे इस तरीके से। ओके, तो वो काउंट करने का ही तरीका होता है। तो 40 to 50 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एक नंबर का गैप रहेगा, और हमेशा एक नंबर का ही गैप रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 to 10 हो और उसके बाद 12 to 20 कर दें। क्यों? क्योंकि 1 to 10 में 1 से 10 तक तो इंक्लूड हो जाएगा, 12 to 20 में 12 to 20 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 11 किसी में इंक्लूड नहीं होगा। 11 ना 1 to 10 में आया, ना 12 to 20 में आया, ठीक है ना। तो जो गैप होता है डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में, वो सिर्फ एक ही नंबर का हो सकता है। यहाँ पे एक नंबर से ज़्यादा का गैप पॉसिबल नहीं, एक ही नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स का गैप आ गया तो वो नंबर्स किसी भी क्लास इंटरवल में काउंट ही नहीं होंगे, इसलिए सिर्फ एक नंबर का होता है, ठीक है ना। तो ये होता है कंटिन्यूस और ये होता है डिसकंटिन्यूस। नाउ डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल जो होता है वो लिखने के लिए ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें मीन चाहिए या कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। ओके, तो हमें इसका कन्वर्जन देखना होगा। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में? नाउ हमारे पास सपोज 1 to 10 ये क्लास इंटरवल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। तो करना क्या होता है, जो लोअर लिमिट होती है इसमें हमें, क्योंकि गैप कितने का मिल रहा है, हमें 1 का गैप मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1 का हाफ होता है 0.5, तो 0.5 लोअर लिमिट में से हमें माइनस करना होता है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होता है। सारी क्लासेस अपने आप कंटिन्यूस हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी में यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी परफेक्ट नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करना। फ्रीक्वेंसी जैसी है वही रहेगी, बस हमें क्लास इंटरवल्स को चेंज कर देना, ठीक है। तो 1 - 0.5 हमें मिलेगा 0.52
10 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 10.5। प्रॉब्लम बस यही है कि यहाँ पे डेसिमल में आ जाती है। नेक्स्ट इज, अब 11 में से 0.5 को हम माइनस करेंगे तो 10.5 ये आ गया कंटिन्यूस। यहाँ 10.5 पे ख़त्म हुई थी, अभी 10.5 से ही स्टार्ट हो गया, और ये 20 का हो जाएगा 20.5। फिर ऐसे ही 21 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये भी 20.5 टू 30 प्लस 0.5 30.5, और ये हो जाएगा 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गई डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल इनटू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, तो बस अब हम इसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल से। ठीक है ना, इसके बाद हमें एक क्लास टॉपिक देखना है, दैट इज क्लास मार्क्स। ओके, ये हम पढ़ते हैं ग्रुप, जब हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, ग्रुप डेटा जो होता है उसमें। जैसे ये क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूस है, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब जैसे कि हमें मीन वगैरह निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई तो क्लियर है। एफ आई एक्स आई के लिए एफ आई है हमारे पास, लेकिन एक्स आई, अब क्लास इंटरवल में दो दो वैल्यूज होती हैं और उनके बीच में भी नंबर्स होते हैं जो हमने काउंट किए। तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्लास इंटरवल से सीधी सीधी नहीं मिलती है, हमें क्लास मार्क्स निकालने पड़ते हैं। निकलते वो क्लास इंटरवल से ही हैं। ठीक है, लेकिन हम क्लास इंटरवल में जो लिमिट्स की वैल्यू दे रखी है 0 एंड 10, ये एक्स आई की जगह पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 10 के बीच में ऑब्जर्वेशन है हमारी, तो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस लिखने की बजाय हम इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। क्लास मार्क्स को मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट भी बोलते हैं, इनको मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए क्लास मार्क्स कैसे निकलेंगे। तो जो इनका मिडिल नंबर होता है उसको हम लेते हैं 0 और 10 का मिड पॉइंट। ठीक है, अगर फॉर्मूला चाहिए निकालने का तो क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो अगर पहली क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो जो पहला क्लास मार्क हमें मिलेगा, मतलब जो x1 हमें मिलेगा, वो हो जाएगा 0 प्लस 10 अपॉन 2। तो 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। ठीक है ना, क्लास साइज ज़्यादातर क्लास इंटरवल्स में बराबर ही रहता है। तो अगर हमने पहला क्लास मार्क निकाल लिया है तो अब बस क्लास साइज को ऐड करते चले जाओ। जैसे कि पहला 5 है तो अगला क्या होगा, इसमें क्लास साइज कितना है? 10 माइनस 0, क्लास साइज मतलब h कितना है? 10 है, तो 10 हम ऐड कर देंगे पहले वाले में। पहला क्लास साइज हमारा 5 आया, अब इसमें 10 ऐड कर दो, कितना हो गया? 15। या फिर हम चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 10 प्लस 20 अपॉन 2 30 अपॉन 2 15। ठीक है, और क्लास साइज सेम है तो हर बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 ऐड करते चले जाओ। तो ये हो जाएगा 25 35 45। ठीक है, ये क्लास मार्क्स आ गए, ये ऑब्जर्वेशंस की तरह काम करते हैं। अब अगर हमें मीन निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, तो यहाँ पे हम एक अलग टेबल बनाएंगे एफ आई एक्स आई की। अब 5 इंटू 2 15 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई करके हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं, फिर मीन निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्लास मार्क्स हमें निकालने होते हैं फ्रॉम क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, इतना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह आती हैं, लाइक मीन मीडियन मोड, उनको हम कैसे करते हैं वो हम आगे देख लेंगे बाद में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।